हेलो फ्रेंड्स। आज हम पर्यावरण अध्ययन की इकाई द्वितीय को लेकर के ये वीडियो आपके लिए हमने तैयार किए हैं, जो बीए, बीएससी, बीकॉम और बीएसडब्ल्यू के छात्रों के लिए और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में ये उपयोगी प्रश्न रहेंगे। जो आज हम इस वीडियो को आपके सामने लेकर के आए हैं। तो सर्वप्रथम इस वीडियो को आप लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप शेयर करेंगे तो आपके साथ साथ आपके मित्रों को का भी भला होगा। और बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त हो जाएगा। हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 1 की ओर। ये प्रश्न क्रमांक 1 में हमने एक क्वेश्चन को रखा है कि उष्णकटिबंधीय वन जीवों का विस्तार होता है। तो उष्णकटिबंधीय वन जीवों का विस्तार जो है 10 अंश उत्तरी अक्षांश से 10 अंश दक्षिणी अक्षांश तक के मध्य का जो क्षेत्र है, वहाँ पर उष्णकटिबंधीय वन जीवों का विस्तार होता है। अब ये 10 अंश उत्तरी अक्षांश और 10 अंश दक्षिणी अक्षांश क्या है? क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी के मध्य में 0 अंश देशांतर रेखा है और 0 अंश देशांतर रेखा के उत्तर की ओर 90 अक्षांश होते हैं और दक्षिण की ओर 90 अक्षांश होते हैं। इसी तरीके से हमारा जो भूमध्य रेखा है पृथ्वी की, उसके भूमध्य रेखा के उत्तर में 10 अंश अक्षांश और दक्षिण में 10 अंश अक्षांश के मध्य के क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय वन जीवों की संज्ञा दी गई है। चलिए हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर कि उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जीवों है। तो उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जीवों का मतलब है कि जो मरुस्थल में पाए जाने वाला जो क्षेत्र है, जैसे कि एरिजोना भी मरुस्थल है, आटाकामा भी मरुस्थल है, सहारा भी मरुस्थल है। तो इसमें उत्तर द हो जाएगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 3 आपके लिए है कि शीतोष्णकटिबंधीय घास जीवों है। कभी कभी प्रश्न कई बार ये पूछा गया है, जीवों की जगह में मैदान पूछ लिया गया है इसमें कि शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। तो इसमें घास के मैदान देखो, प्रेरी भी घास का मैदान है, डाउन्स भी है, स्टेपी भी है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो इसी प्रश्न के साथ में लेकर के हमने एक ये जो स्लाइड्स तैयार की है, इस स्लाइड्स में आप देखेंगे कि विश्व में पूरे जितने भी जो घास के मैदान हैं, वो हमने इस स्लाइड्स में रख दिया है। इस स्लाइड्स आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप पढ़ लीजिए अच्छे से ध्यानपूर्वक। तो घास के मैदान से संबंधित सारे प्रश्नों के उत्तर आपको इस स्लाइड्स से मिल जाएंगे। तो ये घास के मैदानों का जो नाम है, अलग अलग देशों में अलग अलग रूप से नाम रखा गया है। तो उसी तरीके से आप देखेंगे कि प्रेरी जो कहते हैं, उत्तर अमेरिका के जो घास के मैदान हैं उन्हें प्रेरी कहते हैं। यूरेशिया के घास के मैदानों को स्टेपी कहते हैं। जो दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदानों को पार्कलैंड कहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में जो एक मरे और डार्लिंग नदी है, तो मरे और डार्लिंग नदी का जो बेसिन है, उसका जो बहाव क्षेत्र है, उसके जो क्षेत्र को ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहा जाता है। और उसी तरीके से आप ब्राज़ील में अमेजन नदी के जो दक्षिण का भाग है, ब्राज़ील में अमेजन नदी बहती है, उसके जो दक्षिण का जो भाग है उसे कंपास कहते हैं या कैंपास कहते हैं। फिर कैंटनबरी नाम से न्यूजीलैंड में जाना जाता है। न्यूजीलैंड के जो घास के मैदान हैं उन्हें कैंटनबरी कहते हैं। फिर लानोज जो है कोलंबिया में, गुयाना में और अमेजन नदी के उत्तरी भाग में, जो अमेजन नदी जो बहती है उसका उत्तरी भाग है उसे लानोज कहा जाता है और दक्षिणी भाग को कंपास या कैंपास कहा जाता है। फिर है अफ्रीका में
सवाना कहते हैं। और पंपाज नाम से ये अर्जेंटीना के मैदानी भागों में, खास करके जो दक्षिण अमेरिका का जो अर्जेंटीना है उसके जो मैदानी भाग है उसे पंपाज के नाम से जानते हैं। फिर दक्षिण अफ्रीका के भूमध्य सागरीय जलवायु वाला जो क्षेत्र है उसे वेल्स कहा जाता है। जहाँ जहाँ पर भूमध्य सागरीय, खास करके तो दक्षिणी अफ्रीका में ही भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, तो ऐसे क्षेत्र के में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें वेल्स कहते हैं दक्षिण अफ्रीका में। फिर स्टेपीज जो कहते हैं वो यूरेशिया में, या स्टेपी या स्टेपीज यूरेशिया में, ये दूसरे नंबर पर भी मैंने इसे रखा है। तो स्टेपी यूरेशिया में कहते हैं। कटिंगा जो है ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय वनों को कटिंगा के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से हमने इस स्लाइड्स में सारे घास के मैदानों को रख दिया है। आप इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न नंबर 4 कि निम्नलिखित में से टुंड्रा जीवों में कौन सा प्राणी पाया जाता है। कि टुंड्रा मतलब जो है उत्तरी ध्रुव में जो बर्फ़ वाला जो क्षेत्र है, जो बर्फीला क्षेत्र जहाँ पर पूरी बर्फ़ ही जमी रहती है, उस क्षेत्र को टुंड्रा प्रदेश कहा गया है। तो अब जब बर्फ़ है तो बर्फ़ में आप समझ ही गए होंगे इसके उत्तर को, कि वहाँ बर्फ़ में ऊँट तो पाया नहीं जाएगा और घोड़े भी नहीं पाए जाएंगे, बकरियाँ भी नहीं पाई जाएंगी। तो यहाँ एक ध्रुवी भालू है जिसका नाम, उसको रेंडियर के नाम से भी जानते हैं। तो वहाँ पर ये जीव पाए जाते हैं। अब आपके मन में ये प्रश्न उठता होगा कि ये से टुंड्रा क्षेत्र का जो बर्फीला क्षेत्र है, उस बर्फीला में क्या ध्रुवी भालू अकेला ही रहता है? नहीं, वहाँ पर और भी जनजातियाँ रहती हैं। उन जनजातियों का नाम है एस्किमो। एस्किमो जनजाति वहाँ पर निवास करती है। और वह एस्किमो जनजाति जो है कि बर्फ़ में अपना एक गुफा जैसे बना करके उनका आवास है, और उनके आवास को इग्लू कहा जाता है। तो ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि एस्किमो जनजाति के आवास को क्या कहते हैं? इग्लू के नाम से उसे जानते हैं। वहाँ सील मछली भी पाई जाती है जो कि एस्किमो जनजाति का मुख्य भोजन है, सील मछली। और ये जो ध्रुवी भालू है जिसे रेंडियर कहते हैं, तो ये जो है एस्किमो जनजाति की जो गाड़ी होती है, उनकी नाव की तरह की गाड़ी होती है, उस गाड़ी को ये खींचने का काम करता है। तो इस तरीके से इन रेंडियर भालू जो है, या रेंडियर जो है, या ध्रुवी भालू जिसे कहते हैं, वो एस्किमो जनजाति का एक वाहक के रूप में ये काम करता है। आगे हम चलते हैं 5वें प्रश्न की ओर। पादप प्लवक क्या है? तो पादप प्लवक क्या है, मतलब ये इसका उत्तर आ है, उत्पादक को ही हम पादप प्लवक कहते हैं, क्योंकि उपभोक्ता भी नहीं है, अपघटक भी नहीं है, और सर्वाहारी भी इसका आंसर नहीं है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से स्वच्छ जली पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। स्वच्छ जल, खारा जल नहीं, स्वच्छ जल, जिसमें से तो नदी में भी स्वच्छ जल पाया जाता है, तालाब में भी स्वच्छ जल पाया जाता है, और झील में भी स्वच्छ जल पाया जाता है। इसी तरीके से इसका उत्तर द हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की ओर, कि वन पारिस्थितिक तंत्र में प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? तो वन पारिस्थितिक तंत्र में प्राथमिक उपभोक्ता है हिरण और हाथी। ये दोनों वन पारिस्थितिक तंत्र के प्राथमिक उपभोक्ता हैं, इसलिए इसका उत्तर आ एवं बा दोनों हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 8 में हम चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र नहीं है? पारिस्थितिक तंत्र मतलब होता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मीन्स जिस परिस्थिति में विभिन्न तरह के जीव जंतु निवास करते हैं, तो उनको अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो समुद्र भी पारिस्थितिक तंत्र है, वन भी पारिस्थितिक तंत्र है, और मरुस्थल भी पारिस्थितिक तंत्र है, लेकिन सड़क पारिस्थितिक तंत्र नहीं है। इस प्रश्न का आप इसके अगले प्रश्न में और अच्छे से समझ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में भी मैंने ये प्रश्न को एक अच्छे से रखा है इसको, कि निम्नलिखित में से कौन सा जलीय पारिस्थितिक तंत्र है? तो यहाँ देखिए, जलीय पारिस्थितिक तंत्र मतलब तालाब भी जलीय पारिस्थितिक तंत्र है, और समुद्र भी पारिस्थितिक तंत्र है, और ज्वारनदमुख भी ये पारिस्थितिक तंत्र है। अब ज्वारनदमुख कैसे पारिस्थितिक तंत्र हो जाएगा? क्योंकि एक जो पारिस्थितिक तंत्र में होता है कि देखिए, वनों में रहने वाले बहुत से जीव जंतु होते हैं, हिरण है, शेर है,
और जल में रहने वाले जीव जंतु हैं, में मछलियाँ रहती हैं। तो ये ज्वारनदमुख जो है, ज्वारनदमुख नदियों द्वारा निर्मित किया जाता है, क्योंकि नदियों से जो अवसाद बह कर के आता है और वो समुद्र में छोड़ दिया जाता है, लेकिन समुद्र में छोड़ने के बाद में वो उस पूरे जल में डूब जाता है, तो उसे ज्वारनदमुख कहते हैं। लेकिन कुछ नदियाँ ऐसी हैं कि जो समुद्र के मुहाने पर अपने साथ में लाए हुए अवसाद को बहा करके वो समुद्र के मुहाने पर वो उसे छोड़ देती हैं। छोड़ने से वो क्या है, एक तलछट में जमा हो जाता है, उसे डेल्टा का नाम दिया जाता है। तो डेल्टा और एक ज्वारनदमुख होता है। तो ज्वारनदमुख भी एक जलीय पारिस्थितिक तंत्र के नाम से जाने जाते हैं। तो भारत की मुख्य दो नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती, जो कि ज्वारनदमुख बनाती हैं, जो अरब सागर में गिरती हैं। बाकी नदियां जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, वो सारी की सारी डेल्टा बनाती हैं। अगला प्रश्न हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 10 की ओर, कि निम्नलिखित में से कौन सा थली पारिस्थितिक तंत्र नहीं है। अब ये थली पारिस्थितिक तंत्र, तो वन भी थल पारिस्थितिक है, चारागाह भी थल पारिस्थितिक है, मरुस्थल भी थल पारिस्थितिक है, और ज्वारनदमुख जलीय पारिस्थितिक तंत्र है। इसीलिए यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा ज्वारनदमुख, क्योंकि प्रश्न ये पूछा है कि थली पारिस्थितिक तंत्र कौन सा नहीं है। अगला प्रश्न क्रमांक 11 है कि खाद्य श्रृंखला कितने प्रकार की होती है। तो खाद्य श्रृंखला 3 प्रकार की होती है, पहला उत्पादक, दूसरा उपभोक्ता और तीसरा अपघटक होता है। फिर प्रश्न क्रमांक 12, थार किस पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। थार जो है भारत के राजस्थान में स्थित है, और उसका नाम आपने सुना ही होगा कि थार का मरुस्थल। तो थार का मरुस्थल आप सुनेंगे तो वो कौन सा पारिस्थितिक तंत्र है, मरुस्थल पारिस्थितिक तंत्र है। वन भी नहीं है, समुद्र भी नहीं है और नदी भी नहीं है, तो वो क्या कहते हैं, मरुस्थली पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत आता है। प्रश्न क्रमांक 13 है, भारत में लगभग कितने प्रतिशत भूभाग किसी भी कार्य के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। तो 56% भूभाग जो है भारत का, वो किसी भी कार्य के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 14 है, निम्नलिखित में से रेड डाटा बुक में किसका वर्णन मिलता है। रेड डाटा बुक में, जो हमारे पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से एक बुक जो बनी हुई है, वो उन बुकों का वर्णन है। तो एक रेड डाटा बुक है, तो रेड डाटा बुक में जो विलुप्त प्रजातियां, जो विलुप्त हो चुकी हैं, ऐसी प्रजातियों का वर्णन रेड डाटा बुक में लिखित है। हम इसी को लेकर के एक स्लाइड्स और हमने तैयार किया है कि रेड डाटा बुक में कलर कोडिंग निम्नलिखित है। आप इस स्लाइड्स को भी अच्छे से ध्यान रखें और अच्छे से इसे पढ़ें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्लाइड्स है। जो लाल कलर, रेड डाटा बुक में जो लाल कलर होता है, उसमें विलुप्त प्रजातियों का वर्णन मिलता है, और जो काला कलर होता है उसमें विलुप्त होने की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन अभी विलुप्त नहीं हुई है। ऐसी जो जीव होते हैं या जो प्रजातियां हैं या जो जीव जंतु हैं, उन्हें काला कलर का कोडिंग की गई है। और एम्बर कलर में है जो असुरक्षित प्रजातियों को दिखाया गया है, जो संरक्षण की दृष्टि से अभी उन्हें लिया नहीं गया है, वो असुरक्षित है, तो उन्हें एम्बर कलर से दिखाया जाता है। और जो हरा कलर है, तो हरा कलर जो है खतरे से बाहर रहने वाली प्रजातियों को हरा कलर दिया गया है। ये रेड डाटा बुक में इसका उल्लेख मिलता है। तो अगला प्रश्न हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 16, कि मरुस्थलीकरण की समस्या के लिए सर्वप्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था। कि मरुस्थलीकरण, जो मरुभूमि दिनों दिन ये बढ़ते जा रही है, तो उस समस्या के लिए सर्वप्रथम जो सम्मेलन हुआ था वो कहाँ वो हुआ था, वो नैरोबी में हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 17, कि जैव विविधता शब्द किस वर्ष प्रतिपादित किया गया था। तो जैव विविधता शब्द सर्वप्रथम 1986 में प्रतिपादित किया गया था। जब हम 18वें प्रश्न की ओर चलते हैं, तो किस संस्थान ने सर्वप्रथम जैव विविधता में रुचि ली थी। तो एक IUCN, वर्ल्ड की एक संस्था है IUCN। तो इस संस्था ने सबसे पहले जैव विविधता को बचाने के लिए ये रुचि ली हुई थी।
अगला प्रश्न है, प्रश्न में इसी में हमने IUCN का फुल फॉर्म क्या है ये रखा है। तो IUCN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इस IUCN का ये फुल फॉर्म है। इसे ध्यानपूर्वक आप याद कर ले में, क्योंकि ये परीक्षा में बार बार पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 20 है, इन सीटू विधि से आप क्या समझते हैं? इन सीटू विधि एक ऐसी विधि है जो कि यथा स्थान संरक्षण है। जो जिस जगह पर है, जो वन्य जीव जिस जगह पर पाए जाते हैं, उन्हें उसी स्थान पर उनका संरक्षण किया जाए, तो वो एक इन सीटू विधि के अंतर्गत उसे रखा गया है। प्रश्न क्रमांक 21 है कि राष्ट्रीय टाइगर परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की गई है? तो राष्ट्रीय टाइगर परियोजना 1972 में लागू की गई थी। प्रश्न क्रमांक 22 है, संपूर्ण विश्व में कितनी पादप प्रजातियां विलुप्त होने की स्थिति पे है? तो ये लगभग 20,000 की जो पादप प्रजातियां हैं वो विलुप्त होने की स्थिति में है। प्रश्न क्रमांक हम 23 देखते हैं कि विश्व में IUCN की बुक के अनुसार कितनी प्राणी प्रजातियां विलुप्त होने की स्थिति में है? तो IUCN की बुक के अनुसार तो ये 3,500 प्रजातियां हैं जो कि विलुप्त होने की कगार में है। ये संस्था ने उसका सर्वेक्षण करके ये बताया है। फिर अगला 24वां प्रश्न है कि सफ़ेद शेर किस क्षेत्र का स्थानिक प्राणी है? सफ़ेद शेर हमारे मध्य प्रदेश के रीवा जिले में देखने के लिए मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 25वां क्वेश्चन है कि फॉसिल्स राष्ट्रीय उद्यान किस जिला में है? फॉसिल्स का मतलब है, कई किताबों में ये मिलता नहीं है कि फॉसिल्स राष्ट्रीय उद्यान का, ये फॉसिल्स क्या है। बहुत से जो जैविक या बहुत सारी जड़ी बूटियाँ भी हैं, तो ऐसा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के मंडला ज़िले में देखने के लिए मिलता है, जिसे फॉसिल्स नाम दिया गया है। कई तरह के जीव अवशेष भी वहाँ आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो उसे भी एक राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में आपके लिए 25 क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं, और इन 25 क्वेश्चन को हमने आपके लिए ये तैयार किया। आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, और आपसे यही आशा करते हैं कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, और अपने मित्रों को इस वीडियो को शेयर करेंगे। और पर अंत में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि इसमें जैसे कि हमने जो ऑप्शन रखा है कि फॉसिल्स राष्ट्रीय उद्यान किस जिला में स्थित है, तो मंडला रख दिया हमने, डिंडोरी रखा है, सिवनी रखा है, बालाघाट रखा है। हो सकता है कि आपके पेपर में भाई डिंडोरी की जगह में खंडवा रख दे, बालाघाट की जगह में भाई छिंदवाड़ा रख दे, और सिवनी की जगह में और कोई दूसरे ज़िले का नाम रख दे, परंतु आंसर तो मंडला सही है, तो मंडला उसमें ज़रूर मिलेगा। तो आप मंडला को सही उत्तर को आप ध्यान में रखें। धन्यवाद।